हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे। हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे। खुशियाँ तुझे गम सारे मुझको खुदा दे। तुझको भुला ना पाया मेरी बेबसी है। तू मेरी जिंदगी है। तू मेरी हर खुशी है। नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर देखेंगे। 12th हिस्ट्री जो है उसका सेकेंड चैप्टर जो मौर्य साम्राज्य से लेकर गुप्त साम्राज्य तक है, ये दूसरा लेसन आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। आज दूसरा लेसन का पहला भाग पहला वीडियो में कर रहे हैं। देखिए यह जो था मौर्य वंश और उसका सेकेंड चैप्टर हम लोग करेंगे, लेकिन सेकेंड चैप्टर थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसलिए यह एक ही वीडियो में पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए इसका दो वीडियो आएगा, पहला भाग और दूसरा भाग। ठीक, तो हम पहला भाग में करेंगे अशोक तक। अशोक के बाद से जो इसमें जो वीडियो है उसको करेंगे सेकेंड वीडियो में। ठीक है, पहला जो वीडियो हमारा होगा वह है अशोक तक होगा, मौर्य साम्राज्य तक। देखिए चैप्टर का नाम ही है मौर्य साम्राज्य से लेकर गुप्त साम्राज्य तक। ठीक है, मौर्य साम्राज्य से लेकर गुप्त साम्राज्य तक हमको इस लेसन में पूरा पढ़ना है। उसके बाद कुछ गुप्त उत्तर काल के बारे में भी पढ़ना है, मतलब गुप्त काल के बाद का भी समय के पढ़ना है। लेकिन हम लोग इसमें मौर्य साम्राज्य तक पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य के पहले कौन वंश था पढ़ेंगे, इस वंश का स्थापना कहाँ हुआ था उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मौर्य काल का जो शुरुआत हुआ यह मगध साम्राज्य में मौर्य वंश का स्थापना हुआ चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। लेकिन इसके पहले यहाँ पे कौन वंश था, कैसे इस महाजनपद, देखिए मगध महाजनपद जो था वह बिहार का एक बहुत बड़ा शक्तिशाली महाजनपद था। यह महाजनपद किसे कहते हैं, तो देखिए पहले जो लोग थे, पहले के लोग, सबसे पहले के लोग देखा जाए हमारे जो पूर्वज थे वह कहीं पे उनका स्थायी निवास नहीं था, घर नहीं था। वो लोग जंगलों में घूमते रहते थे, भटकते रहते थे और शिकार करके खाना खाते थे। उन लोग का स्थायी निवास कुछ नहीं था, जंगल में पेड़ पे कहीं पे रह जाते थे। उन आदमी जो अलग अलग रहते थे, जंगल में रहते थे, उनको जन कहा जाता था। ठीक है, अब अलग अलग एक एक आदमी रहता था, घूमता था, टहलता था, स्थायी घर नहीं था, तो उनको जन कहा जाता था। लेकिन जब वही आदमी कहीं पे रहने लगा, स्थायी निवास बना लिया, घर बना लिया, तो उसको जनपद कहा जाने लगा। ये क्वेश्चन पूछा गया जनपद का अर्थ क्या होता है या जनपद क्या है, तो जनपद का अर्थ जहाँ लोग निवास करते हैं उसे जनपद कहते हैं। यानी जब लोग घूम रहे थे उनको जन कहा जाता था, जब स्थायी घर बना लिए तो उसको जनपद कहा जाने लगा। इसके बाद जब वही जनपद जो था वह विकास करके और काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे इकट्ठा होने लगे, बहुत ज़्यादा क्षेत्र में वह फैल गए, इकट्ठा हो गए और वहाँ पे एक साम्राज्य की स्थापना हो गया। एक वहाँ पे कोई शासन करने वाला हो गया और सब पे शासन करने लगा, उसको महाजनपद कहा जाने लगा। ठीक है, इस तरह देखा जाए तो आप लोग जनपद और महाजनपद में अंतर समझ गए होंगे। जनपद एक छोटा सा निवास करने की स्थल है, महाजनपद में बहुत सारा लोग इकट्ठा होते हैं, निवास करते हैं और वहाँ पे एक साम्राज्य की स्थापना हो जाती है, एक आदमी उस पूरे लोगों पे शासन करता है। ठीक, तो इस महाजनपद को देखा जाए तो 6ठी शताब्दी में, लगभग 6ठी शताब्दी में यहाँ पे पूरे भारत में 16 गो महाजनपद था। ठीक है, 16 गो महाजनपद 6ठी शताब्दी में था। उसमें से आप लोग देखिएगा तो सबसे बड़ा जो महाजनपद और सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो मगध का था। ठीक है, मगध महाजनपद। अब मगध महाजनपद पर ही हमको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। मगध महाजनपद जो है वो सबसे शक्तिशाली था और बिहार का यह सबसे बड़ा महाजनपद था। ठीक है, आइए देखते हैं इस पे। तो मगध महाजनपद जो बिहार में था सबसे शक्तिशाली, उस पे सबसे पहला इस पे वंश था वह हर्यंक वंश था। यानी मगध महाजनपद का सबसे पहला वंश हर्यंक वंश था और इसका स्थापना, हर्यंक वंश का स्थापना 544 ईसा पूर्व में, 544 ईसा पूर्व, 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार, 544 ईसा पूर्व में हर्यंक वंश की स्थापना मगध महाजनपद पर सबसे पहले बिंबिसार ने की है। ठीक है, यह पूरा वंश 544 से 412 ईस्वी तक चला था, ईसा पूर्व तक चला था। सॉरी, 544 से 412 ईसा पूर्व तक हर्यंक वंश चला। ठीक है, हर्यंक वंश का पहला शासक बिंबिसार था। हर्यंक वंश की स्थापना बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में किया था। खुद बिंबिसार 544 से 491 ईसा पूर्व तक शासन किया। यह अपने साम्राज्य का अपने समय में बहुत ज्यादा विकास किया था। यह एक चिलना नाम की अपनी पत्नी से शादी किया था, एक कौशल देवी से शादी किया था, एक
इसके दरबार में जीवक नामक वैद्य रहता था और यह 80,000 गांवों पे शासन करता था। ठीक है, यानी कि मगध साम्राज्य पे, मगध महाजन पद पे हर्यक वंश का जो प्रथम शासक था बिंबिसार, वो अपने साम्राज्य का बहुत ज्यादा विस्तार किया। विस्तार करने के लिए वो बहुत ज्यादा शादियां भी किया था, अनेक राज्यों में अलग अलग शादियां किया था, शादियां करके अपने क्षेत्र का विस्तार किया था और वह 80,000 गांवों पे शासन किया था। और उसके शासन काल में बहुत प्रसिद्ध वैद्य रहता था जिसका नाम था जीवक। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है जीवक वैद्य किसके शासन काल में रहता था, तो वह था बिंबिसार के। ठीक है, किस वंश का था, हर्यक वंश का बिंबिसार पहला शासक था। ठीक है, दूसरा इसके बाद में आता है अजात शत्रु। अजात शत्रु हर्यक वंश का दूसरा शासक था, बिंबिसार का लड़का था। यह खुद अपने पिता का मारकर यह क्या बना, यह शासक बना कौन, अजातशत्रु। अजातशत्रु 491 ईस्वी में राजा बनता है और 459 ईस्वी तक शासन करता है। ईस्वी तक नहीं, सॉरी, ईसा पूर्व तक। ठीक है, 491 ईसा पूर्व में यह शासक बनता है अपने पिता का मारकर कौन, अजातशत्रु, और 459 ईसा पूर्व तक यह शासन करता है। ठीक है, यह अजातशत्रु के बाद इसका जो लड़का होता है उदयन होता है। उदयन शासन करता है 459 यानी 460 में बनता है राजा। उदयन 460 में बनता है और 440 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक, सॉरी 460 से 440 ईसा पूर्व तक यह शासन करता है कौन, उदयन। यानी कि देखिए इनका शासन खत्म हुआ 491 में, 491 में अजातशत्रु आया, अजातशत्रु का शासन कब खत्म हुआ, 459 में, 459 में उदयन इनको मारा और 460 में यह राजा बना उदयन और 440 ईसा पूर्व तक यह शासन कर रहा है। उसके बाद में इस वंश का अंतिम शासक नाग दशक आता है। नाग दशक 440 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक शासन करता है और अंत में इस वंश का अंतिम शासक नाग दशक की हत्या कर देता है शिशुनाग। और शिशुनाग की हत्या के बाद क्या होता है कि इस वंश की समाप्ति हो जाती है, अगला नया वंश का उत्पत्ति हो जाता है शिशुनाग वंश। यानी शिशुनाग नाग दशक जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था उसकी हत्या करके अपना नया वंश का स्थापना करता है शिशुनाग वंश। यह स्थापना करता है 412 ईसा पूर्व में। ठीक है, 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग द्वारा नाग दशक को मारकर किया जा रहा है। यह वंश 344 ईसा पूर्व तक चलता है। यानी शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक चलता है। इसका पहला शासक था शिशुनाग, जो नाग दशक जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था उसको मारकर क्या बना था, राजा बना था। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, हर्यक वंश के पहला शासक जो बिंबिसार था उसके समय में जो राजधानी थी मगध का वह राजगीर था और इसके समय में राजगीर था राजधानी। और यही उदयन जो आया इसके शासनकाल का, जो यह उदयन के समय में इसका राजधानी मगध का हो गया था पाटलिपुत्र। ठीक है, और फिर यह जब आया शिशुनाग वंश का शासक शिशुनाग, यह अपने राजधानी को चेंज करके वैशाली कर दिया। यानी इसके शासनकाल में बिंबिसार के समय में राजगीर, उदयन के समय में पाटलिपुत्र और शिशुनाग के समय में यह आ गया वैशाली। ठीक है, यह राजधानी पूछता है, याद रखिएगा। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग के समय मगध की राजधानी कहाँ थी, वैशाली। ठीक है, उसके बाद में आप देखिएगा कि यहाँ पे उसका बाद शिशुनाग के बाद इस वंश का अगला शासक होता है कालाशोक, जिसने फिर अपनी राजधानी को परिवर्तित करके लेके चला जाता है पाटलिपुत्र। ठीक है, उदयन जहाँ पे रखा था राजधानी फिर अपना वहीं पे लेके चला जाता है कालाशोक। ठीक है, इसके शासनकाल में द्वितीय बहुत संगति होती है पाटलिपुत्र में। कालाशोक के समय में द्वितीय बहुत संगति होती है, यह वैशाली से राजधानी परिवर्तित करके पाटलिपुत्र ले जाता है और अजातशत्रु के समय प्रथम बहुत संगति होता है राजगीर में। ठीक है, उसके बाद में कालाशोक को मार देता है नंद वंश के शासक महापद्म नंद। ठीक है, महापद्म नंद वंश की स्थापना करता है कालाशोक को मारकर और 344 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना होती है और नंद वंश का शासक महापद्म नंद इसका स्थापना करता है। ठीक है, यह नंद वंश 344 से 323 ईसा पूर्व तक चलता है और इस वंश में 325 ईसा पूर्व में 325 ईसा पूर्व में इस वंश के समय सिकंदर आक्रमण करता है भारत पर और उस समय राजा होता है नंद वंश के घानानंद, जो अंतिम शासक रहता है। नंद वंश का अंतिम शासक घानानंद, महापद्म नंद इसका स्थापना करता है। यह 323 ईसा पूर्व तक यह चलता है वंश और इसका अंतिम शासक घानानंद के समय 325 ईसा पूर्व में सिकंदर आक्रमण करता है, जो जीत नहीं पाता है भारत को, लेकिन इसी के शासनकाल में आक्रमण करता है। ठीक है, उसके बाद में हम बताएंगे क्यों नहीं जीत पाता है। वह चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की कूटनीति के कारण नहीं जीत पाता है और वह वापस चला जाता है। उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों मिलकर
क्या करते हैं, अपने कूटनीति के सहायता से धानानंद को हरा देते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य घानानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में कर देता है। ठीक है, तो मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य करता है और 322 ईसा पूर्व में यह घानानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना करता है। और उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य अपने जो जिसके सहायता से यह अपनी गद्दी प्राप्त करता है, मौर्य वंश का राजा बनता है, यानी चाणक्य की सहायता से उसको प्रधानमंत्री बना देता है। खुद राजा बन जाता है चंद्रगुप्त मौर्य और प्रधानमंत्री बन जाता है आपका चाणक्य। ठीक है, अब चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों शासन करते हैं। इसके शासनकाल में फिर जो सेल्यूकस निकेटर था वो आक्रमण करता है भारत पर। जो सिकंदर का सेनापति था और सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को चाणक्य हरा देता है। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों मिलकर हरा देते हैं और हराकर चंद्रगुप्त मौर्य खुद शादी कर लेता है उसकी लड़की हेलेना से। ठीक है, और यह 298 ईस्वी तक शासन करता है चंद्रगुप्त मौर्य और 298 ईसा पूर्व में 298 ईसा पूर्व तक यह शासन करता है। 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक, और 298 ईसा पूर्व में इसकी मौत हो जाती है। यह जैन धर्म को अपना लेता है और श्रवण बेलगोला एक पर्वत है जो मंसूरी में है, वहाँ मैसूर में है, वहाँ पे यह इसकी मौत हो जाती है। और इसी के शासनकाल में एक आता है राजदूत जिसका नाम रहता है मेगास्थनीज। इसको भेजा रहता है सेल्यूकस निकेटर और यह एक किताब की रचना करता है जो बहुत इतिहास की जानकारी के स्रोत में बहुत प्रमुख है, बहुत मतलब उपयोगी सिद्ध हुई है, जो इतिहास को जानकारी देती है। यह मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका। यह क्वेश्चन पूछा कि इंडिका की रचना किसने किया है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था? एक राजदूत था। इसको कौन भेजा था? तो इसको भेजा था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, और हेलेना सेल्यूकस निकेटर की लड़की थी जिससे शादी किया था चंद्रगुप्त मौर्य। जब सेल्यूकस निकेटर हार गया, युद्ध में हरा दिया, तब इसकी लड़की से शादी कर लिया। ठीक है, उसके बाद में कैटिलिया जो था उसका एक और नाम, चाणक्य का एक और नाम कैटिलिया है। इसको विष्णुगुप्त भी कहते हैं। इसने एक पुस्तक लिखा था अर्थशास्त्र। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछा है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मौर्य वंश की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या क्या है, तो मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत मतलब इतिहास लिखने के लिए क्या क्या जानकारी का स्रोत है, इसका स्रोत देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य लिखा था एक अर्थशास्त्र पुस्तक, इससे भी जानकारी मिलती है मौर्य वंश की। उसके बाद में मेगास्थनीज जो राजदूत था वो भी एक किताब लिखा था इंडिका। इंडिका को भी पढ़ने से बहुत सारी जानकारी मिलती है। उसके बाद में एक विशाख दत्त विद्वान थे वहां के, उसने किताब लिखे थे मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी देती है। उसके बाद में विष्णु पुराण से भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। उसके बाद में जैन धर्म, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है उसको भी पढ़ने से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ये सभी जानकारी के स्रोत है, मौर्य साम्राज्य की जानकारी के सभी स्रोत है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके अतिरिक्त अशोक द्वारा लिखवाए गए कुछ अभिलेख है वो भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी देते हैं। ठीक है, यह मौर्य साम्राज्य की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक था। इसके बाद में हम बिंदुसार राजा बनेगा, अशोक बनेगा, इसके बाद अगले वीडियो में करेंगे। तब तक रहने दीजिए।